उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिससे माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। पीछा करने वाले वो लोग शायद आयरन ब्लड नाइट्स ऑर्डर के सदस्य थे, ठीक उसी चिक की तरह जो पहले मिला था। मार्केज ने उन्हें अपने ही बेटे को खत्म करने के लिए भेजा था। उस वक्त उनका कप्तान एक नाइन्थ सर्कल सोर्ड्समैन था, और रॉन ने हमारे हीरो को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था और पीछा करने वालों के खिलाफ अपनी बेहिसाब माना शक्ति का इस्तेमाल किया था। जैक बताता है कि जब ऐसा हुआ था तो वो उस आदमी से डर गया था जब उसे पता चला कि वो वही नाइन्थ सर्कल मेज था जो उसकी माँ के साथ रहता था। लेकिन वो जानता था कि वो महिला कोई आम इंसान नहीं थी, एक ऐसी बात जो मार्की को नहीं पता थी, और शायद खुद बटलर को भी इसका अंदाजा नहीं था। ऐसे में हमारा हीरो इसी नतीजे पर पहुंचता है कि वो इस सच को जाने बिना ही अपनी जिंदगी जीता रहेगा, क्योंकि उसके लिए बस यही मायने रखता था कि वर्तमान में वो सेवक उसके प्रति कितना वफादार था। इस लंबी बातचीत के बाद वो आदमी पूछता है कि छोटे मालिक आखिर उससे क्या चाहते हैं, तो जैक समझाता है कि वो सिर्फ उस पर और अपनी बहन पर भरोसा करता है, इसलिए वो चाहता है कि वो उसकी बहन की रक्षा करे। उसकी ये मांग काफी अजीब थी, क्योंकि एलिजाबेथ महज 18 साल की उम्र में ही सिक्स्थ सर्कल तक पहुंच चुकी थी, जिसका मतलब था कि वो खुद की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम थी। लेकिन जैक इसके जवाब में कहता है कि वो बहुत दयालु है और एक ऐसी इंसान है जो दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करने से पीछे नहीं हटती। मगर ऐसी कुर्बानी भरी जिंदगी उस लड़की के लिए सही नहीं थी। ये तो बस मार्की के फायदे के लिए थी। वो आगे बताता है कि वो अगले दिन सुबह जल्दी ही एकेडमी के लिए निकल जाएगा और तब तक वापस नहीं आएगा जब तक कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत ना आ जाए। वो 4 साल तक उसी संस्थान में रहेगा, और उस दौरान उसे अपनी बहन के साथ रहने के लिए किसी भरोसेमंद की ज़रूरत थी। उसके बाद रॉन अपनी ज़िंदगी में जो चाहे करने के लिए आज़ाद होगा। ये सुनकर वो आदमी उदास मन से पूछता है कि अपनी ज़िंदगी से उनका क्या मतलब है। जैक समझाता है कि वो उस जिंदगी की बात नहीं कर रहा जो वो उसके पीछे छिपकर जी रहा है, बल्कि इस बात की कि वो खुद क्या करना चाहता है। तभी वो सेवक उत्सुकता से पूछता है कि वो अकेडमी में पूरे 4 साल ही क्यों बिताना चाहता है। तो हमारा हीरो कहता है कि उतने समय के बाद ही वो खुद एलिजाबेथ की रक्षा करने के काबिल बन पाएगा। जब वो पूछता है कि उसे उस लड़की को किससे बचाने की जरूरत है, तभी कमरे में किसी तीसरे शख्स के आने से हमारा हीरो बीच में ही रुक जाता है। इतने महत्वपूर्ण पल में भी वो उस शख्स को सीधे बाहर नहीं भेज सकता था। वो चिक था जो ये बताने आया था कि वो अपनी रिपोर्ट देने आया है। उस गार्ड को प्राथमिक उपचार मिल चुका था और अब उसे इलाज के लिए भेजा जा रहा था। ये सुनकर जैक ऐसे नाटक करता है जैसे उसे बहुत परवाह हो, जिससे बढ़ावा पाकर वो सुनहरे बालों वाला आदमी और रोना रोने लगता है कि ट्रेनिंग के दौरान गलती से उस गार्ड की उंगलियां कट गईं और फिर उसके हाथ से खंजर छूटकर सीधे उसकी आंख में जा घुसा। आखिर में हमारा हीरो उसे इस बेहतरीन काम के लिए बधाई देता है और पूछता है कि क्या मार्की के इस छोटे पालतू कुत्ते को कोई हड्डी चाहिए, जिसे वो आदमी मना कर देता है। वो उसे चिक कहकर बुलाता है, जिस पर जेम्स कांटा उसे टोकते हुए आखिरकार अपना असली नाम बताता है। लेकिन हमारे हीरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि वो तलवारबाजी सीखना चाहता है, इसलिए उसे एक असली तलवार और एक लकड़ी की तलवार चाहिए। मगर वो स्क्वायर एक योद्धा के पूरे घमंड के साथ मना कर देता है और कहता है कि वो कोई सामान पहुंचाने वाला नौकर नहीं है। जैक उसे फिर से चिक बुलाता है और पूछता है कि क्या वो उसे पसंद नहीं करता। मुस्कुराते हुए वो समझाता है कि ये तो उसे पीटने का सबसे बेहतरीन मौका है। उसकी ये बातें सुनकर रॉन अपनी जगह से उछल पड़ता है, जबकि जेम्स हैरानी से पूछता है कि क्या वो सच कह रहा है, और जवाब में उसे हाँ मिलती है। वो चालाक लड़का यहाँ तक कि अपने कम उम्र के हाथ दिखाते हुए दलील देता है कि उसने आज तक कभी तलवार नहीं पकड़ी है, इसलिए वो द्वंद्व युद्ध में उसे जितना चाहे उतना मार सकता है। ये पक्का करने के लिए कि उसने ठीक से सुना है, वो स्क्वायर पूछता है कि क्या छोटा मालिक चाहते हैं कि वो उनका तलवारबाजी का उस्ताद बने। लेकिन जैक जोर से हंस पड़ता है और कहता है कि ये उसकी जिंदगी की तीसरी सबसे मजाकिया बात थी, और उसे फौरन तलवारें लाने को कहता है। जब जेम्स चला जाता है तो बटलर पूछता है कि क्या वो फोर्थ सर्कल के विरोधी से लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे हीरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस बात से चिंतित था कि कहीं उसे चोट न लग जाए,
लेकिन उसका आत्मविश्वास इतना गजब का था कि उसने एक शर्त लगाने की बात कह दी। रॉन इस पर गहराई से सोचता है और सुझाव देता है कि हार जीत पर दांव लगाने के बजाय इस बात पर शर्त लगाई जाए कि जैक को कितनी मार पड़ेगी, जो कि हमारे हीरो को एक अच्छा विचार लगता है और वो पूछता है कि दांव पर क्या लगेगा। भले ही वो पूरा भरोसा दिखा रहा था, फिर भी रॉन उसे याद दिलाता है कि वो स्क्वायर एक बिल्कुल अलग स्तर पर है, ताकि वो सोच समझकर कदम उठाए। उसे उसकी काबिलियत पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। ऐसे में हमारा हीरो कहता है कि अगर उसे उस चिक से एक भी वॉर लग गया तो बटलर ये शर्त जीत जाएगा। उसका ये प्रस्ताव उसे हैरान कर देता है। उसका मतलब था सिर्फ एक वार। इसके अलावा वो चाहता था कि हारने वाला जीतने वाले की एक इच्छा पूरी करे। ये सुनकर वो सुनहरे बालों वाला आदमी पल भर के लिए थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है कि अगर छोटे मालिक को उनसे कुछ चाहिए तो उन्हें बस हुक्म देने की जरूरत है। आखिरकार वो इस हवेली का नौकर है। लेकिन ये सुनकर जैक उस बेचारे की खिंचाई करने के लिए और भी ज्यादा उतावला हो जाता है। वो लड़का उसकी तरफ इशारा करते हुए अपनी बात दोहराता है कि वो सिर्फ उस पर और अपनी बहन पर ही भरोसा करता है। लेकिन रॉन बस इतना ही कहता है कि कांटे वाले चम्मच से इशारा करना बदतमीजी होती है। मगर उसकी आंखें साफ बयां कर रही थीं कि वो इस स्थिति का कितना मजा ले रहा था। वो बाहर से शिकायत कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा था। और हमारा हीरो इसी बात पर चुटकी लेता है। अपना सबसे मासूम चेहरा बनाते हुए वो समझाता है कि वो उन लोगों को हुक्म नहीं देता जिन पर वो भरोसा करता है, वो तो बस गुजारिश करता है, और यही वो बटलर से चाहता था। ये सुनकर उस सेवक की आंखें चमक उठती हैं और वो कहता है कि अगर वो इस तरह बात करेंगे तो उनकी किसी भी बात को टालना नामुमकिन होगा। उनकी ये बातचीत तभी जेम्स के आने से रुक जाती है, जो घुटनों के बल कमरे में वापस आता है और अपनी पिछली बदतमीजी के लिए माफी मांगते हुए हमारे हीरो से अपनी बात पर दोबारा विचार करने की भीख मांगता है। वहां ऐसे अनगिनत लोग थे जो उस चिक की तरह जैक के सामने भी उसका अनादर करते थे, लेकिन इस तरह का एक परोक्ष अपमान और उस पर हाथ उठाना दो बिल्कुल अलग बातें थीं, जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो गार्ड अंजाम से डर गया था। इसीलिए वो घुटनों के बल बैठकर ये सब कह रहा था। हमारा हीरो उससे पूछता है कि क्या वो किसी ऐसी जगह चलना चाहता है जहां उन दोनों पर कोई नजर न रख सके, जिससे वो उलझन में पड़ जाता है। पूरे घमंड के साथ वो इशारा करता है कि शायद वो स्क्वायर एक कम उम्र के लड़के से हारने से डर रहा है। ये सुनते ही उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, ये सुनते ही, और वो ना में अपना सिर हिलाने लगता है। लेकिन हमारा हीरो जोर देते हुए कहता है, तो तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम मुझे हरा दोगे, है ना? वो उस सुनहरे बालों वाले स्क्वायर के चेहरे के हाव भाव देखते हुए कहता है, जो सब कुछ बयां कर रहे थे। बेशक उसे पूरा यकीन था। उसकी खामोशी के बीच ही जैक रॉन से पूछता है कि क्या वो कोई ऐसी जगह जानता है जहां वो दोनों अकेले में ट्रेनिंग कर सकें, जिससे वो सेवक हैरान रह जाता है। वो अपने मालिक से झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए वो इसके लिए सबसे सही जगह के बारे में बता देता है। वो हवेली के पिछले हिस्से में बना एक गुप्त तहखाना था। वो जगह सलीके से रखे हुए हथियारों और ट्रेनिंग के साजो सामान से भरी हुई थी। वहां पहुंचने पर जैक पूछता है कि क्या बटलर इस जगह पर ट्रेनिंग करता था, जिस पर वो मना कर देता है और समझाता है कि उसकी माँ ने यह कमरा अपने दोनों बेटों के लिए तैयार किया था। यह सुनकर हमारा हीरो पूछता है कि अगर ऐसा था तो उसे इस बारे में क्यों नहीं पता था, जिस पर सेवक कहता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो खुद ट्रेनिंग नहीं करता था, जो कि तार्किक भी था। इस बारे में सोचते हुए भले ही इसका पहले कभी इस्तेमाल न हुआ हो, फिर भी वहां सब कुछ चमक रहा था। शायद कोई रोज इस जगह की सफाई करता था। बटलर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए जैक इस कमरे की देखभाल करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, और वो आदमी भी अपने काम की तारीफ सुनकर काफी खुश दिखाई देता है। आखिरकार जैक का ध्यान उस चिक की तरफ जाता है, जो अपना नाम पुकारे जाने पर कांप उठता है, और वो लकड़ी की तलवार मांगने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। भले ही वो सुनहरे बालों वाला स्क्वायर हिचकिचा रहा था, लेकिन हमारा हीरो लगातार उस पर दबाव बनाता रहा। फिर वो सावधानी से हथियार सौंप देता है, और उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। उसकी नजर उस स्क्वायर पर जाती है, जो कहता है कि हमारा हीरो तलवार पकड़ने में थोड़ा अनुभवी लग रहा है। इस बात पर वो एक शैतानी मुस्कान बिखेरता है।
अगर वो अपने पिछले जन्म में खत्म किए गए सभी जीवों का ढेर लगा देता तो वो आसमान छू लेता। वो इस तारीफ के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और उस नाइट से कहता है कि वो इस लड़ाई को गंभीरता से ले, भले ही तलवारें लकड़ी की हों। वो दोनों लड़ना शुरू करते हैं और जैक अपने विरोधी पर वार नहीं कर पाता, जो बड़ी आसानी से उसके वार रोकता है और बच निकलता है, जिससे उसका हौसला बढ़ जाता है। हालांकि बेहद सटीक पैंतरेबाजी के साथ हमारा हीरो अपनी लकड़ी की तलवार की नोक सीधे उस नाइट के गले पर टिका देता है। वो आदमी वहीं सुन्न रह जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो इतनी आसानी से कैसे हार गया। रॉन चिल्लाकर अपने छोटे मालिक का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, जो पूरी तरह से खोया हुआ था, और उस चिक को चेतावनी देता है कि अगर ये कोई असली हथियार होता तो वो अब तक मारा जा चुका होता। वो चाहता था कि वो इस लड़ाई को गंभीरता से ले, जो कि उसने साफ तौर पर नहीं किया था। वो सुनहरे बालों वाला स्क्वायर कुछ नहीं बोल पाता। वो लड़के की तलवारबाजी के हुनर को देखकर दंग था और सोच रहा था कि क्या वाकई उसने पहली बार तलवार पकड़ी है। यहां तक कि रॉन भी अभी अभी जो हुआ उसे देखकर डर गया था। कुछ ही सेकंड पहले छोटे मालिक ने हमला किया था और नाइट ने बड़ी आसानी से उनके वार को एक तरफ धकेल दिया था। भले ही वो एक हल्का वार था, लेकिन 14 साल के बच्चे के हिसाब से वो कमजोर नहीं होना चाहिए था। उसकी उम्मीदों के मुताबिक उस लड़के को जमीन पर गिर जाना चाहिए था, हारा हुआ और निहत्था होकर। लेकिन इसके बजाय उस लड़के ने बेहतरीन तालमेल के साथ पैंतरे बदले, और उसके हमले और बचाव बिल्कुल सटीक थे। अगर वो एक असली तलवार होती तो जेम्स के पास बचने का कोई मौका नहीं होता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जैक को क्या हो गया था। तलवारबाजी तो दूर, उसने पहले कभी तलवार छुई तक नहीं थी। क्या वो कोई तलवारबाजी का पैदाइशी जीनियस था? नहीं नहीं, एक जीनियस भी इतना माहिर नहीं हो सकता। जब वो इसी सोच में डूबा हुआ था, तभी हमारा हीरो पक्का करता है कि वो स्क्वायर अपने 20 के दशक में है, और वो जवाब देता है कि वो 23 साल का है। जिस पर हमारा हीरो पूछता है कि उसने माना के साथ ट्रेनिंग कब शुरू की थी। उसने 18 साल की उम्र में की थी। ये सुनकर वो एक पागलों की तरह मुस्कुराता है और झूठी उत्सुकता दिखाते हुए पूछता है कि क्या उस सुनहरे बालों वाले स्क्वायर ने 5 सालों में फोर्थ सर्कल हासिल कर लिया। ये तो काफी काबिलियत की बात थी, ये देखते हुए कि उसने कितनी देर से शुरुआत की थी। उसके अंदरूनी माना को भांपते हुए वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो स्क्वायर आसानी से 8th सर्कल तक पहुंच सकता है, जिससे गार्ड की नौकरी में उसके लिए तरक्की के कई रास्ते खुल जाएंगे। बिना एक भी शब्द कहे वो लड़का लकड़ी की तलवार को जमीन पर फेंक देता है, जिससे जेम्स हैरान रह जाता है। वो इस बार एक असली तलवार उठा लेता है और सोचता है कि इतने बड़े टैलेंट को एक बच्चों की रखवाली करने वाले के रूप में बर्बाद करना कितना मजाकिया है। फिर वो कहता है कि वो अब इस बंदे को पसंद करने लगा है। उसके हाथ में असली तलवार देखकर वो बड़ा उसे चेतावनी देता है कि उसे चोट लग सकती है, जिससे जैक बिल्कुल भी सहमत नहीं था। ये बात उसे जोर से हंसने पर मजबूर कर देती है, जब तक कि वो एक साइकोपैथ की तरह बेहद गंभीर मुद्रा में नहीं आ जाता और समझाता है कि घमंड और आत्मविश्वास में एक साफ फर्क होता है, और पूछता है कि क्या उसे लगता है कि अभी जो हुआ वो महज एक इत्तेफाक था। वो सुनहरे बालों वाला स्क्वायर पूरी तरह से अवाक रह जाता है, भले ही उसका खून खौलने लगा था। इसीलिए तुम अभी सिर्फ एक चिक हो, इस बार तुम मुझ पर हमला करो, जैक उस आदमी को दूसरे राउंड के लिए ललकारते हुए कहता है। इस वक्त तक वो आदमी गुस्से में अपने दांत पीस रहा होता है और वो बिना किसी झिझक के हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसका ये रिएक्शन बस इस बात को और साफ कर देता है कि वो कितना कमजोर था, जो इतनी आसानी से उकसावे में आ गया। एक बार फिर जेम्स के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है और उसकी ठुड्डी सीधे उस युवा मास्टर की तलवार की नोक पर आकर टिक जाती है, जो प्यार से मुस्कुराते हुए कहता है कि लगता है ये आज के दिन उसकी दूसरी हार है। जेम्स को समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे ने ये कैसे किया, और वो गुस्से में इससे इसका जवाब मांगता है। लेकिन जैक बस अनजान बनने का नाटक करता है और समझाता है कि उसने तो बस उस पल अपनी तलवार की दिशा बदल दी थी जब उनकी तलवारें आपस में टकराई थी। फिर भी वो आदमी बिल्कुल ठीक ठीक जानना चाहता है कि उसने ऐसा कैसे किया। अपनी काबिलियत का दिखावा करते हुए जैक दावा करता है कि ये एक बहुत ही एडवांस तकनीक थी, और पूछता है
कि क्या वो इसे दोबारा देखना चाहता है। भले ही उसका आत्मविश्वास लगातार कम हो रहा था, फिर भी वो नाइट एक असली तलवार उठा लेता है ताकि वो फिर से मुकाबला कर सके। इसी बीच हमारा हीरो रॉन से कंफर्म करता है कि वो शर्त जीत चुका है, और रॉन सिर हिलाते हुए हामी भरता है और अपने मास्टर से पूछता है कि अब उसे क्या करना होगा। हमारा हीरो समझाता है कि उसकी मांग पहले जैसी ही है, यानी एलिजाबेथ की रक्षा करना, और वो बस ये पक्का करना चाहता था कि ये सेवक वाकई ऐसा कर सकता है या नहीं। वो आदमी एक पल के लिए सुन्न पड़ जाता है, लेकिन फिर वादा करता है कि वो इसे पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। अब वापस उस चिक पर आते हैं। वो आदमी कहता है कि इस बार बात कुछ अलग होगी, जिससे जैक अपनी तलवार के साथ तैयार हो जाता है और अपनी माना को एक्टिवेट करने लगता है, क्योंकि उसके सामने वाले के पास भी माना थी। फिर भी वो सुनहरे बालों वाला जिद करता है कि जैक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करे। पहले ही वार पर जेम्स का हमला रोक दिया जाता है पलक झपकते ही। उस युवा मास्टर की माना उसके शरीर के अंदर तक घुस जाती है, जिससे उसे इतना भयानक दर्द होता है जो उसे सीधे जमीन पर ला पटकता है। उस आदमी को फर्श पर गिरा देखकर जैक जानबूझकर उसकी छाती पर अपना पैर रख देता है, ताकि उसके चेहरे पर छाए डर को करीब से देख सके। अपनी बची कुची ताकत के साथ वो पूछता है कि हमारे हीरो जैसा एक मामूली फर्स्ट सर्कल इतनी ताकत कैसे रख सकता है। ये उसका हैरान होना लाजमी था, क्योंकि एक मामूली फर्स्ट सर्कल वाले ने उसे हरा दिया था। लेकिन इसका जवाब बेहद आसान था। आमतौर पर शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए पूरे शरीर में बराबर माना फैलाने के बजाय हमारे हीरो ने उसे सिर्फ एक हिस्से पर केंद्रित किया था। उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए जैक पूछता है कि क्या वो स्क्वायर सच में एक ऑफिशियल नाइट बनना चाहता है, लेकिन उस आदमी को कुछ समझ नहीं आता। क्या वो पहले से ही ऑफिशियल नहीं था? ये समझने की कोशिश में वो पूछता है कि आखिर इस लड़के का क्या मतलब है। तभी जैक उसके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो चाहता था कि वो सुनहरे बालों वाला उसका एक वफादार शिकारी कुत्ता बन जाए। जेम्स को इस ऑफर से काफी बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन हमारा हीरो अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि अगर वो एक ऐसा कुत्ता बन जाता है जो सिर्फ उसके इशारों पर चले, तो उसकी जिंदगी एक ऑफिशियल नाइट से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। वो नाइट हिचकिचाता है, क्योंकि वो अपने फर्ज और कुछ नया जानने की उत्सुकता के बीच फंसा हुआ था। इसलिए वो पूछता है कि अगर वो इस बात को मान लेता है तो उसे क्या मिलेगा, जिससे जैक थोड़ा निराश हो जाता है और बड़बड़ाता है कि उसे तो ये जानने में भी दिलचस्पी नहीं है कि उसे करना क्या होगा। उस सुनहरे बालों वाले की खराब पर्सनैलिटी को अनदेखा करते हुए हमारा हीरो उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वो चाहे तो उसे ताकत और रुतबा दोनों मिलेंगे। अब जहां तक उसके काम का सवाल था, तो वो बहुत ही सीधा था। उसे बस हर उस शख्स को रास्ते से हटाना होगा जो उसके मास्टर की राह में रोड़ा बने या उसे नुकसान पहुंचाए। लड़के का ये बेरहम जवाब जेम्स और रॉन दोनों को गहरे सदमे में डाल देता है, और वो नाइट सबसे पहला सवाल यही पूछता है कि उसे किसे खत्म करना होगा। जैक कहता है कि निशाना बिल्कुल साफ है, और वो फेलन की तरफ इशारा करता है जो अभी भी बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़ा हुआ था। हालांकि वो उसे इस ऑफर के बारे में सोचने के लिए एक दिन का वक्त देता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो युवा मास्टर अपने कमरे में रॉन के साथ था, और वो सेवक खुद को पूछने से नहीं रोक पाता कि क्या जेम्स पर भरोसा करना थोड़ी जल्दबाजी या लापरवाही नहीं होगी। लेकिन जैक इससे असहमत था, जिस पर वो आदमी चेतावनी देता है कि जो बातें अभी नीचे हुई हैं वो मार्शनेस के कानों तक भी पहुंच सकती हैं। ये सुनकर वो लड़का हंसने लगता है, लेकिन उसे तुरंत ही डांट पड़ जाती है, क्योंकि मार्क्यूनेस जैसे बस किसी मौके की तलाश में बैठी थी। अगर उसे पता चला कि जैक अगले ही दिन एकेडमी के लिए रवाना हो रहा है, तो वो ऐसा कभी नहीं होने देगी और शायद उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी। इन सब के बावजूद हमारा हीरो बिल्कुल बेफिक्र था। वो जानता था कि वो औरत भले ही उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हो, लेकिन वो ऐसा करेगी नहीं। फेलोन वाले हादसे के बाद से उसका बड़ा भाई पानी से डरने लगा था। वो औरत मौके की तलाश में तो थी, लेकिन वो खुद बहुत व्यस्त थी। उसे उस औरत पर और एलिजाबेथ को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहे लॉर्ड पर नजर रखनी थी। ऐसे नाजुक हालात में उस औरत के लिए उसे खत्म करना नामुमकिन था।
रॉन थोड़ा परेशान दिखता है और वो लगातार ये जानने की कोशिश करता है कि क्या हमारा हीरो इस बात को लेकर वाकई पक्का था। जवाब में जैक उससे पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि मार्क्वेस उस औरत को ऐसा कुछ करने देंगे। वो एकेडमी के अलावा और कहीं जा भी नहीं सकता था, तो वो भला उसे कैसे बर्बाद कर सकती थी। ज्यादा से ज्यादा वो एक दो हड्डियां तोड़कर शांत हो जाएगी। वैसे भी एक मामूली मार्शनेस के बस की ये बात नहीं थी। उससे कहीं ज्यादा ताकतवर जीवों ने पहले कोशिश की थी और वो भी नाकाम रहे थे। ये सोचना भी काफी मजाकिया था कि वो हकीकत से कितनी दूर थी। इस बात को यहीं खत्म करते हुए जैक मालिश के लिए उस सेवक का शुक्रिया अदा करता है और रॉन बहस से थक कर बस कहता है, आपका स्वागत है। तभी उस छोटे बच्चे का ध्यान इस तरफ जाता है और वो कहता है कि उसका दिन तभी आएगा जब वो खुद चाहेगा। इससे वो सेवक चिंतित हो जाता है और पूछता है कि क्या वो यहाँ से चुपचाप निकल भागने की योजना बना रहा है। वो हंसता है और कहता है कि एक तरह से हाँ। लेकिन रॉन को ये बात बिल्कुल भी मजाकिया नहीं लगती। जैक उससे कहता है कि अगर वो वाकई ये जानने के लिए उत्सुक है कि अगले दिन क्या होगा, तो वो चुपके से उसके पीछे आए। जिसे सुनकर वो सेवक हैरान रह जाता है। उसे लगा था कि वो युवा मास्टर के साथ जाएगा, लेकिन ऐसा होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। बात इतनी बढ़ जाती है कि वो उस बटलर से वादा लेता है कि वो किसी की नज़र में नहीं आएगा। कमरे से बाहर जाने से पहले जैक उसे बताता है कि वो अपने कमरे में सेकंड सर्कल बनाने जा रहा है ताकि कोई उसे परेशान न कर सके। रॉन काफी उलझन में पड़ जाता है। सेकंड सर्कल? और पूछता है कि क्या ये कोई ऐसा काम नहीं था जिसे करना बेहद मुश्किल माना जाता है। लेकिन हमारे हीरो के लिए यह काफी आसान था। यकीन न होने के बावजूद वो सेवक बस इतना कहता है कि वो वैसा ही करेगा जैसा कहा गया है। महल में घूमते हुए जेम्स उस छोटे लड़के के साथ हुई लड़ाई को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। उस तरह की स्किल्स के साथ उसे पक्का थर्ड सर्कल का होना चाहिए। वो शायद कोई जीनियस भी हो सकता है, लेकिन उसे अपना शिकारी कुत्ता बनाने का उसका प्रस्ताव बेहद बकवास था। ऐसा तो है नहीं कि उसके पास अपने भाई की तरह मैंटिस का सहारा था और न ही उसका समर्थन करने वाले कोई जागीरदार थे। नहीं, उस तीसरे युवा मास्टर के पास कुछ भी नहीं है। उस लड़के की उन बातों को याद करना कि उसे एक बेहतर जिंदगी मिलेगी, इस वक्त बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा था। जेम्स खुद से मानता है कि वो एक ऐसे बच्चे की बातों में बहुत आसानी से आ गया था जो कुछ नहीं जानता। उसे मार्चिनेस को सब कुछ बता देना चाहिए, जैक की मार्शल आर्ट्स की काबिलियत से लेकर उस बातचीत तक जो उनके बीच बेसमेंट में हुई थी। हवेली की नौकरानियों के बीच खड़ी वो सुनहरे बालों वाली लड़की मुस्कुराती है, ये सोचते हुए कि मार्किसिस की नज़रों में आने का ये सबसे बेहतरीन मौका होगा। चाहे वो लड़का कितना भी बड़ा जीनियस क्यों ना हो, जब तक वो कोई मॉन्स्टर न हो, वो मार्किस हाउस को नहीं हरा सकता। इसी बीच एलिजाबेथ के कमरे में वो लड़की सुनती है कि उसकी माँ ने, जो कि महज एक आम इंसान थी, उसे एक आखिरी मौका दिया था। मार्किनेस दावा करती है कि टैलेंटेड होने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब तक वो नोआ की बेटी है, उसके चेहरे के अलावा उसमें कुछ भी दिलचस्प नहीं है। वो खामोश रहती है। उस औरत की कड़वी बातों से उसे साफ तौर पर ठेस पहुंची थी। तभी एक वाइन का ग्लास आगे बढ़ाते हुए वो औरत कहती है कि वो लड़की कितनी प्यारी है और उसे ड्रिंक लेने में शर्माना नहीं चाहिए। एलिजाबेथ तुरंत मना कर देती है और समझाती है कि वो मार्शनेस के सामने नहीं पी सकती। कंधे उचकाते हुए वो डायन एक ही घूंट में अपना ग्लास खाली कर देती है और अपनी बात जारी रखते हुए कहती है कि ड्यूक मलोन और असेंबल का बेटा उसमें दिलचस्पी ले रहा था। लेकिन वो तुरंत खुद को रोकती है और सुधार करते हुए कहती है, वो मंझला बेटा निश्चित रूप से उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। मार्शनेस कहती है कि वो उसके लिए इससे कहीं बेहतर रिश्ता ढूंढेगी और तब तक के लिए उस लड़की को अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और तमीज से रहना चाहिए। अचानक वो पूछती है कि क्या एलिजाबेथ किसी को पसंद करती है, जिस बात से वो लड़की तुरंत इनकार कर देती है। ये सुनकर वो महिला संतोष के साथ मुस्कुराती है और समझाती है कि अगर कोई ऐसा हुआ तो उसे बिना कोई सुराग छोड़े गायब होना पड़ेगा। फिर वो अपने छोटे भाई के बारे में बड़बड़ाने लगती है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बहुत ही दिलचस्प सोच रहा था। जिक्र जैक का होने पर वो लड़की असहज हो जाती है, जिसे समझ नहीं आता कि उसकी सौतेली माँ किस बारे में बात कर रही है।
वो औरत जैक की उस बातचीत के बारे में जानती है जो उसकी उस नाइट के साथ हुई थी, और कहती है कि उसके भाई ने उस नाइट को अपनी तरफ करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि जेम्स को काफी समय से उसके दूसरे बेटे का समर्थन हासिल था। उन बातों को सुनकर एलिजाबेथ अपनी कुर्सी पर सिमट जाती है, जबकि वो औरत एक पागल की तरह हंसने लगती है। ये सोचना भी कितना अजीब है कि वो ऐसे किसी इंसान के दम पर मुझे खत्म करने की कोशिश करेगा। उसका ये बेवकूफ़ाना ख्याल बेहद मजाकिया है। अचानक मार्चनेस एक दुष्ट हंसी हंसती है। उस युवा लड़की का चेहरा उतर जाता है और वो माता पिता को दोष देती है कि उनकी वजह से जैक के मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, लेकिन वो जानती थी कि उसे खुद पर काबू रखना होगा, वरना उस लड़के के लिए उनकी नफरत और बढ़ जाएगी। हंसते हंसते जब उसका पेट दुखने लगता है, तब वो औरत शांत होती है और एलिजाबेथ की तरफ मुड़ती है और इस बात को यहीं खत्म करते हुए दोहराती है कि वो उसके लिए अच्छे शादी के रिश्ते ढूंढना जारी रखेगी। हालांकि अभी भी एक बात थी जो उसे कहनी थी, भले ही वो सिर्फ चिंता जताने के लिए ही क्यों ना हो। अपनी बाहें उस लड़की के गले में डालते हुए वो उसे धमकी देती है, अगर तुमने चुपके से किसी के साथ मिलना जुलना शुरू किया तो तुम अच्छे से जानती हो कि उसका अंजाम क्या होगा। वो लड़की डर से कांप उठती है। जवाब में वो सिर्फ इतना ही फुसफुसा पाती है कि वो समझ गई है। उसका ये डर देखकर वो बुढ़िया खुश हो जाती है और जाने से पहले उसकी तारीफ करते हुए उसे याद दिलाती है कि उसे डिनर के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उदास मन से एलिजाबेथ बस अपनी सौतेली माँ की बात मान लेती है। जैसे ही रात होती है, नौकरानियां डिनर की तैयारियां शुरू कर देती हैं। कुछ ही पलों में वॉलंटियर परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के लिए टेबल पर इकट्ठा होते हैं, लेकिन तभी डाइनिंग रूम का दरवाजा अचानक से खुलता है, जिससे सब चौंक जाते हैं। ये जैक था, जो बिना बुलाए कमरे में दाखिल होता है और इतनी हिम्मत दिखाते हुए पूछता है कि सब ऐसे क्यों दिख रहे हैं जैसे किसी अंतिम संस्कार में आए हों। सभी की निगाहें उस पर टिक जाती हैं। उसकी बहन सदमे में है और बाकी सभी के मन में उसके लिए नफरत साफ दिख रही है, खासकर उसके पिता के चेहरे पर। झूठी मासूमियत दिखाते हुए वो लड़का कहता है कि इस परिवार का कीमती तीसरा यंग मास्टर होने के नाते उसके बैठने के लिए एक खाली कुर्सी तो होनी ही चाहिए। कुछ मिनट पहले उसका पूरा ध्यान अपने माना मैनिपुलेशन की ट्रेनिंग पर था। माना सर्कुलेशन दो तरह का होता है, एक वो जो शारीरिक क्षमताओं को प्रभावित करता है, दूसरे शब्दों में ये बढ़ाता है दिमाग, इंद्रियों और खासकर ताकत को। वहीं दूसरा तरीका था माना को एक व्यवस्थित फॉर्मूले में डालकर उसे हकीकत का रूप देना, जैसे कि फायरबॉल्स, आइस एरोज और हेल फायर इस तरीके के बेहतरीन उदाहरण थे। रॉन एक नाइन्थ सर्कल मेज था, जबकि जेम्स एक फोर्थ सर्कल सोर्ड्समैन था। और आप अपने माना का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस आधार पर आप या तो एक मेज बन सकते हैं या फिर सोर्ड्समैन। जैक एक सोर्ड्समैन था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। असल में वो बेड पर बैठे हुए अपने अंदर से माना बाहर निकाल रहा था। बटलर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन जल्द ही उसने उस लड़के को बताया कि उसे खुद सेकंड सर्कल मास्टर करने में 2 महीने लग गए थे। ये वाकई काबिले तारीफ बात थी, क्योंकि आमतौर पर एक फर्स्ट सर्कल वाले को सेकंड सर्कल तक पहुंचने में कई महीने लग जाते हैं। जब तक कि आप कोई उसकी तरह रिग्रेसर न हो, तब तक 2 महीने में ये मुकाम हासिल करना बेहद मुश्किल काम था। मुस्कुराते हुए उसने अपने सेवक की तारीफ की और कहा कि वो कमाल का है। इस बात पर रॉन हंस पड़ा और बोला कि उसे नहीं लगता था कि उसे ये बात ऐसे इंसान से सुननी पड़ेगी जो महज कुछ ही घंटों में सेकंड सर्कल माना यूजर बन गया। वैसे वक्त की बात करें तो, लड़के ने पूछा कि क्या समय हुआ है, और सेवक ने जवाब दिया कि शाम के 5:48 हुए हैं। वो तुरंत उछल पड़ा, ये देखकर हैरान कि कितना वक्त बीत चुका था। चूंकि ये डिनर का वक्त था, तो उसने सोचा कि क्या उसे हमेशा की तरह स्टेक पकाना चाहिए, लेकिन उसने तुरंत इस विचार को छोड़ दिया क्योंकि उसका घमंडी परिवार शायद मेन डाइनिंग हॉल में बैठकर ठूंस रहा होगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वो एक रईस की तरह डिनर करेगा, जिसे रॉन ने पागलपन समझा। लेकिन उस लड़के ने यह बहाना बनाकर झूठ बोल दिया कि वो उन्हें ये बताने जा रहा है कि वो अगले दिन यहां से चला जाएगा। डाइनिंग रूम में वापस आकर जैक पहले से ही एक चिकन लेग पीस चबा रहा था
और मुख्य हवेली के स्वादिष्ट खाने का मजा ले रहा था। उस बदमाश ने यहाँ तक कह दिया कि ये स्वादिष्ट तो है, लेकिन रॉन के हाथ के बने खाने जितना अच्छा नहीं है। इस बात ने उसके रिश्तेदारों को गुस्से से लाल कर दिया। पेट भरकर खाने के बाद उसने खाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसके पिता ने उसका ध्यान खींचते हुए पूछा कि क्या वो वहां कुछ कहने आया था, और उसने हाँ में जवाब दिया, क्योंकि उस बकवास जगह पर जाने की उसके पास और कोई वजह नहीं थी। उसके इस बदतमीजी भरे अंदाज को देखकर लॉर्ड को लगा कि उसका बेटा पागल हो गया है। इसके बावजूद हमारा हीरो उसे उकसाता रहा और पूछने लगा कि उसके पिता ऐसा अजीब चेहरा क्यों बना रहे हैं। उन दोनों के बीच का तनाव साफ देखा जा सकता था, और एलिजाबेथ ने जैक से कमरे के बाहर चलकर बात करने को कहा, यह कहते हुए कि उसका भाई जो चाहेगा वो उसे दिला देगी, लेकिन मार्की ने उसे बीच में ही टोक दिया। सबके शांत होने पर उसने उस लड़के से कहा कि जो कहना है सीधे सीधे कहो। तो उसने ऐलान कर दिया कि वो अगले दिन ही एकेडमी के लिए निकल जाएगा, क्योंकि वो इस मनहूस माहौल को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। भले ही मुंह बनाते हुए, लेकिन मार्की ने लड़के के इस फैसले को मंजूरी दे दी, पर जैक वहां किसी तरह की इजाजत मांगने नहीं आया था। किसी भी तरह की बहस से बचने के लिए जैक ने मान लिया कि वो अपने पिता की मंजूरी से खुश है। जब ये बात खत्म हो गई तो हमारे हीरो ने अपने भाई के बारे में पूछना ठीक समझा, जो अपना नाम सुनते ही कांप उठा। अपने हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े हुए उसने तंज कसा कि उसने सुना है फेलन पानी के डर की वजह से पी भी नहीं पा रहा है, जो उसे हाल ही में हुआ है। वो जरूर प्यास से मर रहा होगा। और भले ही वो उसका भाई था जो बोर होने पर उसे पीटा करता था, फिर भी हमारा हीरो उसे अपना परिवार मानता था। उसने जानबूझकर बदमाशी से वाइन को डिनर टेबल पर गिरा दिया और कहा कि चूंकि ये पानी नहीं है तो उसे इसके घूंट ले लेने चाहिए। अपने भाई की इस हरकत पर फेलन बुरी तरह घबरा गया और अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बचा। वहीं मार्शनेस अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाई और चिल्लाते हुए बोली कि ये लड़का बेहद बदतमीज है और उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन जैक ने अपनी पीठ घुमा ली और कहा कि उसने वो कह दिया जो वो कहना चाहता था। उसके लिए उस औरत की आवाज किसी भौंकते हुए कुत्ते जैसी थी। वो एक गहरे सन्नाटे के बीच कमरे से बाहर निकल गया, ये जानते हुए कि उसकी बातें इस हवेली में लंबे समय तक गूंजती रहेंगी। नफरत से भरी मार्शनेस ने परिवार के बाकी सदस्यों को भरोसा दिलाया कि वो इस अपमान को ऐसे ही नहीं जाने देगी, और उस लड़के ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो इसका इंतजार करेगा। उस औरत की पागलों की तरह चिल्लाने की आवाजें दरवाजे के दूसरी तरफ से अब भी सुनी जा सकती थीं, जो कोस रही थी और उस बच्चे को खत्म करने पर आमादा थी। गलियारों में नौकरानियां आपस में कानाफूसी कर रही थीं और समझने की कोशिश कर रही थीं कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा था, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान वाइन के दाग वाले मेजपोश को साफ करने पर लगाने की कोशिश की। मार्शनेस की उन धमकियों के उलट उस रात कुछ भी अजीब नहीं हुआ, सिवाय इसके कि उसे एलिजाबेथ से डांट खानी पड़ी। अपनी रवानगी की सुबह जैक सोचने लगा कि इस सफर की तैयारियां इतनी साधारण कैसे हो सकती हैं। बाहर से आलीशान दिखने के बावजूद वहां बैठने की एक आरामदायक जगह के अलावा और कुछ नहीं था। इस सफर की कमान रायजान नाम के एक घमंडी सिक्स सर्कल नाइट के हाथ में थी, जो हमारे हीरो को शक भरी नजरों से घूर रहा था, जैसे उसके दिमाग में कोई गुप्त योजना या ऐसा ही कुछ चल रहा हो। उसके अलावा जेम्स को भी एकेडमी जाने वाले इस खास काफिले में शामिल किया गया था। अपने भाई की चिंता करते हुए एलिजाबेथ ने पूछा कि क्या उसे सफर के लिए किसी का साथ नहीं चाहिए, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। वो लड़की बहुत परेशान थी, क्योंकि उनकी सौतेली माँ कुछ साजिश रचती हुई लग रही थी, इसलिए उसने साथ चलने की जिद की। चूंकि वो लड़का बेहद जिद्दी था, उसने उससे चिंता न करने को कहा और साफ किया कि उस दिन के बाद से बहुत सी चीजें बदलने वाली हैं और वो सच में बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अब वो जानता था कि अब ये परिवार किसी भी तरह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उदास मन से वो लड़की घोड़े पर उसके पीछे पीछे चलती रही, जिससे परेशान होकर लड़के ने सलाह दी कि वो वापस लौट जाए और पूछा कि वो कब तक उसका पीछा करने का इरादा रखती है। आखिरकार वो लड़की मान गई और उससे अपना ख्याल रखने को कहा, और रॉन ने शक के साथ उसे जाते हुए देखा। वो बटलर साफ तौर पर घबराया हुआ था जब उसने पूछा कि क्या छोटे मालिक अपने फैसले को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं,
क्योंकि मुख्य हवेली का माहौल बेहद खराब था। उसके चेहरे पर भी वही भाव थे जो एलिजाबेथ के चेहरे पर थे, और उसे भी वही जवाब मिला जो उसे मिला था। जैक ने उसे कल किए गए वादे की याद दिलाने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया, जिसे उसे आज रात को अंजाम देना था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वो सेवक इस बात को भूल जाए। रास्ते में राइजन शक के साथ उन दोनों की बातचीत को देख रहा था। रॉन से हामी मिलने पर हमारे हीरो ने इस बात पर जोर दिया कि वो उसकी बहन का ख्याल रखे और उसे वहां से भेज दिया ताकि वो अकेली न रहे, और उसने वैसा ही किया, उसे एक अच्छे सफर की शुभकामनाएं देते हुए। वो सेवक पीछे से इस काफिले का पीछा करने वाला था और फिर देखने वाला था कि उस दिन आगे क्या होता है। वो इसे उस बटलर के लिए एक तोहफे की तरह देखना चाहता था, जिसने हमेशा उसके भले के लिए कड़ी मेहनत की थी। वहां के शांत माहौल की वजह से लड़के को नींद की उबासी आने लगी, इसलिए उसने सफर के दौरान एक झपकी लेने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही इस बात पर ध्यान गया कि लड़का सो चुका है, राइजान ने उसे ठंडी नजरों से देखा, जैसे कोई साजिश रच रहा हो। वो सफर रात होने तक जारी रहा, और वो तब तक गहरी नींद में सोया रहा जब तक कि उसने काले आसमान को नहीं देखा। जैक उठा और पूछने लगा कि किसी ने उसे पहले क्यों नहीं जगाया। नौकरों को वहां डेरा डालते हुए देखकर उसने अंदाजा लगाया कि वे उसी जगह पर कैंप करने वाले हैं। जेम्स उस लड़के के पास आया जिसने उसे सतर्क कर दिया, और वे दोनों एक दूसरे को बेहद तनावपूर्ण नजरों से घूरते रहे जब तक कि उस लड़के ने मुस्कुरा नहीं दिया। सामने देखते हुए उसने तंज कसा कि उसके इस छोटे चूजे ने सच में मार्शनेस को सब कुछ बताने का फैसला कर लिया था। वो चारों तरफ से गार्ड से घिरा हुआ था, इसलिए ऐसा नहीं था कि वो अब इस बारे में कुछ कर सकता था। चूंकि उसे पहले ही घेर लिया गया था, राइजन ने कहा कि हमारे हीरो से ज्यादा फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस लड़के ने उससे कहा कि वो कम से कम थोड़ी कोशिश तो करे, क्योंकि वो बहुत ध्यान से सुनेगा। उस चांदी जैसे बालों वाले शख्स ये बताने में काफी खुश लग रहा था कि एकेडमी ले जाने के दौरान जो 4 दिन वे रास्ते में बिताएंगे, उनमें वे रात को कैंप लगाएंगे। हालांकि जैक को इस बात में तब तक कुछ गलत नहीं लगा जब तक कि उस आदमी ने उसकी तरफ एक साइकोपैथ की तरह घूरते हुए ये नहीं कहा कि वे हर रात उसकी हड्डियों को पीसकर धूल बना देंगे और हर रात के आखिर में उसे एक हीलिंग पोशन पिलाएंगे। जब उसका ये समझाना खत्म हुआ, तो वो लड़का बिल्कुल भी हैरान या डरा हुआ नहीं दिखा, और उसने उसे अपनी बात जारी रखने को कहा। रायजान ने आगे बताया कि मार्शनेस ने एक और चीज का हुक्म दिया था। उस लड़के ने एक माना सर्कल बना लिया था, और अब तक वहां मौजूद हर कोई ये बात जान चुका था। इसलिए उस औरत ने इसे तबाह करने का हुक्म दिया था, जिसे सुनकर उस कमीने के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस बात ने वाकई उसका ध्यान खींचा। एक माना सर्कल को तोड़ना मौत की सजा जैसा था। भले ही टूटे हुए सर्कल को दोबारा बनाना मुमकिन भी हो, फिर भी माना को फिर से हासिल करने की गुंजाइश हजारों में एक होती है। और सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, सर्कल टूटने के सदमे की वजह से इंसान अपनी पूरी जिंदगी चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहता। वो कमीना अपनी बात जारी रखते हुए बोला कि उसने जेम्स से पहले ही सब कुछ सुन लिया है। जाहिर तौर पर जैक के पास सिर्फ माना का ही नहीं, बल्कि तलवारबाजी का भी हुनर था, और उसने आगे कहा कि यह शायद बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन उसके मामले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लड़का सिर्फ टैलेंट के दम पर कुछ नहीं बदल पाएगा। आखिर में उसने उसे विरोध न करने की सलाह दी, क्योंकि इससे चीजें सिर्फ और बदतर होंगी। वो लड़का उस माहौल को बहुत अच्छी तरह जानता था। दूसरों को डरा हुआ देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने पुराने दिनों में लौट आया हो। लेकिन वो तो तलवार का साया, यानी गोस्ट ऑफ द सोर्ड था। भले ही उसने इस नई जिंदगी में अपने दिन शांति से बिताए थे, उसके अतीत के जख्म उसके दिल में गहराई से छपे हुए थे। इसलिए उसने अपने बटलर को आवाज दी और ये बताने लगा कि कैसे उसने पहाड़ पर कैद रहकर 10 साल बिताए थे, जिससे वहां खड़े गार्ड्स उलझन में पड़ गए। इसके बावजूद उसने अपनी बात जारी रखी और कहा कि वो वहां अपने उस गुरु से मिला जिसने उसे सब कुछ सिखाया। लेकिन जब वो नीचे आया तो सब कुछ बदल चुका था। उसका परिवार और साम्राज्य बिखर चुके थे। सच कहूं तो उसे अपने परिवार के भविष्य की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। इतनी सारी अजीब बातें सुनकर गार्ड्स ने उससे पूछा कि वो आखिर किस बारे में बात कर रहा है, जिसका उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी तलवार खींचते हुए कहा कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा था
और वो बात ये थी कि आखिर क्या हुआ था उसकी बहन के साथ। क्योंकि एलिज़ाबेथ समझदार और टैलेंटेड थी, इसलिए उसने सोचा था कि भले ही परिवार के मामले में उसकी किस्मत खराब रही हो, पर कम से कम वो एक अच्छा पति ढूंढने के मामले में खुशकिस्मत रहेगी। वहीं महल में वो लड़की आसमान की तरफ देखते हुए अपने भाई के बारे में सोच रही थी और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वो ठीक होगा। अगर उसकी बहन अपनी पसंद के किसी शख्स के साथ खुशी खुशी जी पाती, तो वो बाकी सब कुछ माफ कर देता। वे लोग लगातार हंस रहे थे और ताना मार रहे थे कि वो डर के मारे पागल हो चुका है और इस हालात में विरोध करने का कोई फायदा नहीं है। मगर वो लड़का लगातार आगे बढ़ता रहा और बोला कि बदला तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा मीठा होता है, इतना मीठा कि ये तुम्हें पागल कर दे। और उसने उस आदमी की बात से सहमति जताई कि हाँ, सिर्फ मामूली तलवारबाजी के टैलेंट से वो कुछ नहीं कर सकता। उसे यकीन था कि वो शायद एक बार के लिए राइजन के टॉर्चर को बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अपने चारों तरफ भारी मात्रा में माना पैदा करते हुए उसने ऐलान किया कि वो अपने इस बेमिसाल टैलेंट और ताकत के दम पर बहुत कुछ कर सकता है। नफरत से भरे हुए जैक ने कहा कि अब से वो उन्हें ठीक यही करके दिखाएगा। एक भयानक तूफान की रफ्तार से उसका माना सर्कल फैलने लगा। फिर भी उस कैप्टन ने अभी भी यही पूछा कि वो इस तरह के एक मामूली से छोटे सर्कल से क्या ही बिगाड़ लेगा। हालांकि वो ये देखकर दंग रह गया कि अगर उसने अपने सामने खड़े उस बच्चे को नहीं रोका, तो पूरी की पूरी गार्ड्स की टुकड़ी खत्म हो जाएगी। उन तेज हवाओं के साथ जिन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया था, जैक ने उन लोगों की तरफ एक ऐसा माना ब्लास्ट फेंका जो पूरे शहर को पल भर में राख करने की ताकत रखता था। जेम्स को अपने फैसले पर इस पल से पहले तक कोई पछतावा नहीं था। कोई भी इंसान वॉलंटियर मार्किस फैमिली के इस कचरे के बजाय दूसरे युवा मालिक को ही चुनता। लेकिन उसी पल जैसे वक्त ठहर सा गया और उस सुनहरे बालों वाले लड़के को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी का अंत आ चुका है। हमारे हीरो ने उन सभी आदमियों के खिलाफ उस भीषण लड़ाई के बाद अपनी तलवार तोड़ दी थी। अब वो उन्हें जमीन पर पूरी तरह बेबस पड़े हुए देख रहा था। उसने रॉन को सामने आने के लिए आवाज दी और वो नौकर हाजिर हो गया, झाड़ियों से बाहर आते हुए और ये पूछते हुए कि उसने अभी अभी क्या देखा था। वे दोनों उस तबाही को सदमे में घूर रहे थे जो उस लड़के ने मचाई थी। जैक ने समझाया कि ये उन कुल 8 तलवारबाजी की तकनीकों में से शुरुआती 4 तकनीकों में से एक थी, जिन्हें उसने एक बेहद खास दायरे में पूरा किया था, भले ही वो खुद न जानता हो कि इस सब का असल में क्या मतलब था। घबराते हुए उस नौकर ने कहा कि भले ही वो उस लड़के के बारे में सब कुछ न जानता हो, लेकिन यह नज़ारा किसी तलवारबाजी की तकनीक के बजाय माना के इस्तेमाल की कला का नतीजा ज्यादा लग रहा था। हमारे हीरो ने हैरान होने का नाटक किया और बात बदलते हुए उस आदमी से पूछा कि अगर उसके पास कोई पोषण हो तो वो उसे दे दे। हालांकि रॉन ये देखकर चौंक गया कि वो लड़का मुंह से स्ट्रॉबेरी जूस उगल रहा था। वो लड़का लगातार खून की उल्टियां कर रहा था, फिर भी जिद कर रहा था कि ये कुछ भी नहीं है, और उसने बस दोबारा पोषण मांगा। बटलर ने अपने कोट से एक शीशी निकाली और उसे फौरन उस लड़के को थमा दिया, जिसने उसे एक ही सांस में पी लिया। और इस बीच उसे उस नौकर से डांट भी खानी पड़ी, जिसने चेतावनी दी कि अगर उसके पास पोषण न होता तो हमारा हीरो सीधा ऊपर पहुंच गया होता, यानी मर चुका होता। ऐसी हालत में भी जैक मुस्कुराया और बोला कि उसने पहले ही कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो आदमी हमेशा ऐसी इमरजेंसी के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। इसके अलावा वो जानता था कि रॉन उस पोषण को खुद के लिए रखने के बजाय उस पर ही इस्तेमाल करता। उसे इस बात का इतना यकीन इसलिए था क्योंकि अतीत में भी उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही एक वाकया हो चुका था। उसे याद आया जब वो रॉन की बाहों में बेदम पड़ा था और उस मुश्किल वक्त में सिर्फ वही बटलर उसके साथ खड़ा था। अब होश में आने के बाद जैक बड़बड़ाने लगा कि कैसे अतीत में वो दोनों अपनी जान बचाकर भागने में इतने बिजी थे कि वो उस नौकर से कोई जरूरी बात भी नहीं कह पाया था। उसने उसकी तरफ चमकती आंखों से देखा और पूरे दिल से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसे इस बात का पछतावा था कि इतनी सी बात कहना भी उसके लिए कितना मुश्किल था, और उसने माना कि अतीत में वो वाकई कितना बेवकूफ रहा होगा। लड़के की ये बातें सुनकर रॉन इस नतीजे पर पहुंचा कि भविष्य की बातें पहले से जान लेना ही आखिरकार तीसरे छोटे मालिक का असली राज था,
और जैक ने समझाया कि उसने टाइम रिग्रेशन किया है, एक ऐसी चीज जिससे उसका ये साथी बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। फिर वो जमीन से उठने के लिए खुद को तैयार करने लगा। वो लड़का अपनी हालत देखकर हैरान था, जो पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी, जिससे साफ था कि उसे जो पोषण मिला था वो हाई ग्रेड का था। वो पूरी तरह खड़ा हुआ और अपनी तलवार उठाने और अपना कोट समेटने के लिए आगे बढ़ा। इतना काफी था, लेकिन उसने इस मौके का फायदा उठाया एक आखिरी बार ये पक्का करने के लिए कि वो छोटा चूजा यानी चिक सचमुच पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसके सिर पर पैर रखते हुए हमारे हीरो ने माना कि वो वाकई उस सुनहरे बालों वाले को अपना एक छोटा सा संदेशवाहक बनाना चाहता था। रॉन ने कहा कि देखा जाए तो उसने एक समझदारी भरा फैसला किया था, लेकिन जैक ने असहमति जताते हुए कहा कि उसे शुरू से ही उस बंदे से कोई खास उम्मीद नहीं थी। और उसने फिर से टाइम रिग्रेशन का जिक्र छेड़ा और पूछा कि क्या बटलर के मन में इसे लेकर कोई उत्सुकता नहीं है। उसने कुछ ऐसा सोचने की कोशिश भी की जिससे बटलर के मन में सवाल उठें, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आया। हमारे हीरो ने अपनी बहन या फिर मार्किस परिवार के साथ जो हुआ उसके उदाहरण दिए, लेकिन रॉन उनके अंजाम का अंदाजा पहले ही लगा चुका था, भले ही वो हैरान करने वाला था। और बस उस लड़के के चेहरे के हाव भाव देखकर ही वो समझ गया कि वो सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। जैक ने माना कि वो उसे सब कुछ बता सकता है, लेकिन वो ऐसा तभी करेगा जब वो इसे जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता दिखाएगा। उसने उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि वो क्या सोचता है, क्या वो वाकई जानना चाहता है। लेकिन नौकर ने साफ किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात ने उस लड़के को थोड़ा चिढ़ा दिया और वो चिल्लाते हुए बोला कि वो इतना नीरस होना बंद करे। जब रॉन से उसके खुद के अंजाम के बारे में पूछा गया तो उसने माना कि उसे थोड़ा शक तो था, लेकिन उसे लगा कि वो किसी न किसी तरह बच ही गया होगा। झिझकते हुए उस नौकर ने कहा कि उसे नहीं लगता था कि वो इतनी जल्दी मरने वालों में से है, लेकिन हमारे हीरो ने उसे ये साफ करके पूरी तरह हैरान कर दिया कि उसका अंत बिल्कुल इसी तरह हुआ था। ये वाकई एक बड़ा झटका था जिसने उस आदमी को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जैक ने उससे कहा कि वो ऐसी बात से अपना दिल छोटा न करे। बात को यहीं खत्म करते हुए वो बग्घी के अंदर चला गया और बोला कि वो थोड़ी देर आराम करने जा रहा है। अंदर सीट पर लेटकर वो लड़का खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा, जबकि बाहर रॉन एक गार्ड के पास गया। ये देखकर कि वो अभी भी जिंदा था, उसने उसके सिर पर अपना हाथ रखा ताकि उसे हमेशा के लिए बेहोश कर सके। वो सोचने लगा कि क्या उस हथियार को सचमुच एक तलवार कहना ठीक होगा, जिसके एक ही वार ने 25 हाई लेवल नाइट्स का सफाया कर दिया था। उन सभी आदमियों के दिल चीर दिए गए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन्हें किसी ब्लेड से गोदा गया हो, इसलिए वो इस हमले के पीछे की असली ताकत को समझ नहीं पा रहा था। वो नौकर जमीन पर पड़ी उन सभी लाशों को दोबारा देखने लगा और सोचने लगा कि अतीत में उस लड़के ने कैसी जिंदगी जी होगी, और उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि क्या आखिर में सब कुछ सचमुच ठीक हो पाएगा। कुछ समय बाद जैक अचानक चौंक कर उठा और पसीने से तरबतर था। तभी उसे रॉन की आवाज सुनाई दी, जो उसे पुकार रहा था। रॉन ने पूछा कि क्या वो सचमुच ठीक है, जबकि उसने पोषण भी पी लिया था। ये देखकर कि सामने कौन है, उसने खुलकर बताया कि वो ठीक नहीं है। उसे अभी भी बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था और बटलर उसकी हालत समझ गया। उसने उस लड़के को एक थैली थमाई और बताया कि उसने उन नाइट्स के सामान की तलाशी ली है और वहां से 5 हाई ग्रेड पोषण, 66 सोने के सिक्के और 40 आम सिक्के बटोरे हैं। इस बात ने उस लड़के को हैरान कर दिया और उसने कहा कि मैंटिस के ये पालतू कुत्ते भी अपने साथ इतनी भारी रकम लेकर घूमते हैं। ये देखकर कि उसने थैली बंद कर दी है, नौकर ने पूछा कि क्या वो पोषण नहीं पिएगा, लेकिन जैक ने समझाया कि इस वक्त उसे पीने का कोई फायदा नहीं होगा। और उसने 3 और शीशियां उस नौकर की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये उस पोषण की कीमत है जो उसने उसे दिया था। खुशी खुशी उसे स्वीकार करते हुए उसे ऐसा लगा जैसे उसके एक हाई ग्रेड पोषण के बदले उसे 3 मिल गए हों। उसने पूछा कि वो लड़का वहां पड़ी लाशों का क्या करेगा, लेकिन जैक का कुछ भी करने का इरादा नहीं था। वो उन्हें बस ऐसे ही सड़ने या किसी के हाथ लगने के लिए छोड़ देना चाहता था। इस बात पर उस सुनहरे बालों वाले ने चेतावनी दी कि अगर उन लाशों के बीच सिर्फ जैक ही गायब मिला तो लोगों को उस पर शक हो जाएगा। इससे वो हैरान हुआ
और उसने पूछा कि आखिर शक किसे होगा, लेकिन यह साफ था कि उसका इशारा मार्की की तरफ था। मगर हमारा हीरो पहले से ही जानता था कि भले ही उसका पिता उस पर शक करे, वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस बीच रॉन ने दलील दी कि अगर वो उस मालिक की जगह होता तो वो सच जानने के लिए उसे फौरन अपने पास बुलवाता। मुस्कुराते हुए वो लड़का पूछा कि क्या वो इस बात पर शर्त लगाना चाहता है, लेकिन उस आदमी ने मना कर दिया, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि वो फिर से हार जाएगा। आखिर उसका मालिक जरूरत से ज्यादा चालाक था। उस लड़के की तरफ देखते हुए उस सुनहरे बालों वाले ने घुटने टेक दिए और कहा कि इन सब के बावजूद उसे यकीन है कि कोई ऐसी चीज जरूर है जिस पर जैक अपने दिल की गहराइयों से भरोसा करता है। जैक ने इस बात की पुष्टि की कि कोई दूसरा नहीं जानता था कि वो आदमी वहां था, जो कि सच था। पूरी तरह से आश्वस्त होने के लिए उस जादूगर ने समझाया कि उसने महल में अपना एक इल्यूजन छोड़ रखा था, जो शायद इस वक्त भी वहां के एनेक्स की साफ सफाई कर रहा होगा। वो इल्यूजन नाइन्थ सर्कल का एक ऐसा स्पेल था जिसे उसका क्लोन माना जा सकता था, और जो लोग इस तरह के जादू को पकड़ने की ताकत रखते थे वो इस वक्त बेहोश पड़े थे। बात बदलते हुए हमारे हीरो ने समझाया कि मार्केस शायद सोच में पड़ जाएगा कि आज वहां आखिर क्या हुआ था। इसलिए उसने कहा कि अगर हालात बिगड़े तो रॉन उसे बता दे कि ये सब जैक ने किया है, और सबसे बुरे हालात में अगर मार्किस उसे जान से मारने पर उतारू दिखे तो वो उससे ये कहे कि अगर आप या मेरी बहन मरे तो वो इस मार्की घराने की तबाही की शुरुआत होगी। इसके बाद दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रहे। रॉन ने माना कि वो बिना किसी वजह के घबरा रहा था, और वो लड़का जोर से हंस पड़ा और बोला कि ये तो बस एक काल्पनिक परिस्थिति थी, उसे इतना गंभीर चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए वो बस यही उम्मीद कर सकता था कि मार्किस कम से कम एलिजाबेथ के लिए एक पिता की तरह बर्ताव करे, जैसे वो उसे एक आखिरी मौका दे रहा हो। तभी उस आदमी ने पूछा कि क्या उन्हें सच में एकेडमी जाना चाहिए, और लड़के ने हाँ कहा, जिसके बाद उस पर इस मामले में उसके पिता के रुख को लेकर सवालों की बौछार होने लगी। मगर वो बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहा था, क्योंकि एकेडमी के भी अपने नियम थे। एक बार जब वहां सेमेस्टर शुरू हो जाता तो जब तक घराने के मुखिया या उसके किसी बेहद करीबी की मौत न हो जाए तब तक हवेली वापस लौटना नामुमकिन था। ऐसे में अब उस नौकर के विदा होने का वक्त आ चुका था। उस बटलर के चेहरे के हाव भाव से साफ था कि वो दिल ही दिल में इस बच्चे के साथ उसके सफर पर जाना चाहता था, जो एक तरह से काफी मजेदार होता, लेकिन अभी इसके लिए सही वक्त नहीं था। इस बारे में सोचते हुए लड़के ने उससे वापस जाते समय मॉन्स्टर्स से बचकर रहने को कहा। तभी उस सुनहरे बालों वाले ने पूछा कि क्या वो सच में अब सीधे 4 साल बाद ही उससे मिलेगा। ये एक ऐसा सवाल था जो जैक के मन में भी था, पर वो खुद पक्के तौर पर नहीं जानता था। खैर, जो भी हो, उसने अपनी बात दोहराई कि वो आदमी वादे के मुताबिक उसकी बहन का ख्याल रखे। अब जब वो रॉन के बिना अकेला था तो उसे एक नई रणनीति तैयार करने की जरूरत थी। ये देखते हुए कि मार्क्वेस के घर से एकेडमी तक के रास्ते में उन्हें पहाड़ पर 3 बार कैंप लगाना पड़ता, तो सड़क के रास्ते 4 दिन लगते, और पगडंडी से जाने पर भी 4 दिन और पैदल चलना पड़ता। मगर रास्ते को ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो पगडंडी किसी सड़क से ज्यादा अलग नहीं थी। इसलिए उसने अपना सूटकेस उठाया। उसे पूरा यकीन था कि ये इस बात का इशारा है कि पास में ही कोई गांव है। हमारा हीरो एक घोड़े पर सवार हो गया, या कम से कम उसने कोशिश तो की। एक छोटा शरीर होना सच में एक मुसीबत थी, और आखिरकार उस जानवर पर चढ़ने में उसे काफी वक्त लग गया। उन्होंने अपना सफर खामोशी से जारी रखा, वो भी एक ऐसी शांत रात में जिसे देखकर कोई यकीन नहीं कर पाता कि कुछ ही मिनट पहले यहाँ एक खूनी जंग हुई थी। जैक का इरादा सीधे एकेडमी जाने का नहीं था। नहीं, अब उसकी सबसे पहली प्राथमिकता उसकी गुरु वैलेंटाइन माइलोस थी। वो वही थी जिसने उसे जिंदा रहने का मौका दिया, उसे अपना बदला लेने के लिए काफी ताकत दी, और उसे एक बेहतर इंसान बनाया। भले ही उसे भुला दिया गया था, पर वो वही थी जो वर्जित जादू के शिखर पर पहुंची थी, और जो लोग उसे याद रखते थे उनके लिए वो खौफ का दूसरा नाम थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वो सोचने लगा कि आखिर कितने समय बाद उसका दिल किसी चीज के लिए इतनी तेजी से धड़का है। आर्बेलॉथ, जो बैरन आर्बेलॉथ का इलाका था,
जो कि हाउस असेंबेले के अधीन था। उस शहर में पहुंचकर हमारे हीरो को एक सराय दिखाई दी और वो सोचने लगा कि क्या उसे रात वहीं बितानी चाहिए। उस जगह के सामने तीन बच्चे आपस में खुशी खुशी बातें कर रहे थे। उनके चेहरों को देखकर लग रहा था कि वो रहने के लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह होगी। सराय के अंदर कदम रखते ही उस लड़के को तरह तरह के लोग एक साथ खाना खाते हुए दिखे और साथ ही एक बेहद प्यारा कुत्ता भी था। उस छोटे से जानवर को सहलाते हुए वो एक मेज पर बैठ गया और उम्मीद करने लगा कि वहां कोई उससे झगड़ा मोल नहीं लेगा। जैसे ही वो बैठा, किसी ने उसका स्वागत किया और कहा कि उन्होंने पहली बार इतने छोटे ग्राहक को वहां अकेले देखा है। वो एक लड़की थी जो बेहद मिलनसार लग रही थी। उसने पूछा कि क्या उसे कुछ खाने के लिए चाहिए या ठहरने के लिए कमरा। वो कपड़ों से कोई कर्मचारी नहीं लग रही थी। सच कहें तो वो किसी कर्मचारी से ज्यादा एक मर्सिनरी लग रही थी। लेकिन उस लड़के ने उसकी तरफ 3 सिक्के बढ़ा दिए और हल्के भोजन, एक ड्रिंक और एक कमरे की मांग की। साथ ही उससे गुजारिश की कि वो उसकी तलवार जो उसने अपने घोड़े के पास छोड़ी थी, ऊपर कमरे में पहुंचा दे। मगर उस महिला ने सिर्फ एक सिक्का लिया और कहा कि इतना काफ़ी है, और उसे बताया कि वो उसके लिए एप्पल पाई और कुछ मीट भी लाएगी, क्योंकि अभी उसकी पढ़ने की उम्र है। एक प्यारे से चेहरे के साथ उसने पूछा कि क्या वो बच्चा थोड़ा दूध पीना चाहेगा या फिर बियर। लेकिन शर्माते हुए जैक ने कहा कि दूध ही ठीक रहेगा। वो पीछे मुड़ी और उससे कहा कि जब तक वो इंतजार कर रहा है, तब तक वो आर्नल्ड नाम के उस कुत्ते के साथ खेले। ऐसा लग रहा था जैसे रहने के लिए एक अच्छी जगह थी, और उस महिला ने उसे ठगने की कोशिश भी नहीं की थी। शायद इसलिए क्योंकि अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ था। वो कुत्ता भी बहुत मिलनसार था, और जैक ने उससे कहा कि वो नहीं जानता कि भविष्य में उसका क्या इंतजार कर रहा है। वो सिर्फ सोचने भर से ही आहें भरने लगा कि बिना किसी फिक्र के सब कुछ भूल कर जीना कैसा होता होगा। तभी उसका ध्यान एक चीज ने अपनी ओर खींचा, जो पास की ही एक मेज पर बैठे दोस्तों के बीच हो रही गपशप से आ रही थी। वो बात कर रहे थे कि कैसे इस बड़े पैमाने के प्लान के लिए अनगिनत माना यूजर्स की मदद से शैतानी मॉन्स्टर्स का खात्मा करने की योजना बनाई जा रही है। उनमें से एक को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा गैर जरूरी काम क्यों कर रहे हैं। उसका कहना था कि इतनी छोटी सी बात के लिए टुल्कन एम्पायर भी खुद को नीचे गिरा रहा है। हमारा हीरो ध्यान से सुनने लगा, और वो सुनहरे बालों वाला आदमी अपनी नाराजगी जता रहा था। मार्क्वेस की सबसे बेहतरीन सुपर फोर्स यानी ऑर्डर ऑफ द आयरन ब्लड नाइट्स को डीमन बीस्ट फॉरेस्ट में एक दमन मिशन पर भेजा गया था, और ये आदेश मिला था टेस्लिन के राजा की तरफ से, जिसने हर घराने से भारी तादाद में निजी सैनिकों को इकट्ठा किया था और उन्हें कुछ मर्सिनरीज के साथ उस जंगल पर कब्जा करने के लिए भेजने का फैसला किया था। वो विशाल जंगल ग्रैंड कैनियन नाम की एक ऊंची पहाड़ी श्रृंखला के पास बसा था, और एक न्यूट्रल जोन था। भले ही वो देखने में एक आम जगह जैसी लगती थी, वो जगह ओगर्स, ऑर्क्स, गॉब्लिन्स, एल्व्स और इमुगी का घर थी। इमुगी एक ऐसा सांप था जो आगे चलकर ड्रैगन बनने के लिए जाना जाता था। वो लोग आर्मर और हथियार बनाने के लिए ट्रोल के खून, ओगर की नसों और पूरे पूरे मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल करते थे। हार्पी के पंख उनके लिए गहने बन जाते थे, और एल्व्स को ऊंचे घराने की महिलाओं के लिए पालतू बना दिया जाता था। उस जंगल जैसे न्यूट्रल जोन को जीतने की कोशिश के पीछे की वजह शायद इंसानों का कोरा लालच ही था। इसके अलावा हमारा हीरो ये अच्छी तरह जानता था कि ये दमन अभियान पूरी तरह से नाकाम होने वाला है। उस लड़ाई में ऑर्डर ऑफ द आयरन ब्लड नाइट्स ने अपने 1/3 नाइट्स को खो दिया था, और बाकी रईसों के निजी सैनिकों का भी लगभग यही हाल हुआ था। ये एक ऐसी भयानक हार थी जिसने देश के राजा के सिर से जनता और रईसों दोनों का भरोसा उठा दिया था। शायद इसी वजह से साम्राज्य के अंदर फूट पड़नी शुरू हुई और बाद में गृहयुद्ध छिड़ गया। मेज पर बैठे उस आदमी ने चिल्लाकर कहा कि असली समस्या तो राजा है, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ गया। लेकिन उसके दोस्तों ने उसे आगे बोलने से रोक दिया, क्योंकि वो एक सार्वजनिक जगह पर थे और ऐसा करना बेहद खतरनाक था। हाँ, ऐसी जगह पर ऐसी बातें करना सचमुच पागलपन होता। दूसरी मेजों पर बैठे लोग उसे हैरत से घूर रहे थे और खुद को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो बस कोई शराबी होगा। जैक को एहसास हुआ कि उस आदमी को सचमुच किसी का डर नहीं था। आखिर
राजघराने का अपमान करने की वजह से न जाने कितने ही लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। वो अपने विचारों से तब बाहर आया जब मेज पर उसका नाम लिया गया। वो उसे मार्केस घराने के तीसरे छोटे मालिक के रूप में याद कर रहे थे। उस ग्रुप के एक दोस्त ने कहा कि ऐसी अफवाहें हैं कि जैक ने वर्जित जादू का इस्तेमाल किया था, जिस पर बाकी दो दोस्तों को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो उसे एक नंबर का बेवकूफ समझते थे और हमारा हीरो उन्हें घूरने लगा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। उस सुनहरे बालों वाले ने तो ये तक पूछ लिया कि उस लूजर ने वर्जित जादू कैसे सीख लिया, जबकि उसे सिखाने वाला जादूगर तो बहुत पहले ही मर चुका है। तभी वो महिला हंसते हुए पूछने लगी कि क्या वो लड़का मार्क्वेस परिवार का वही मूर्ख नहीं है, वो जरूर कहीं किसी चीज से टकराकर गिर गया होगा। तभी वो लड़की जिसने खाना देने का वादा किया था वापस आई और पूछने लगी कि इस पूरी बातचीत में ऐसी क्या मजाकिया बात थी। उसके सवाल ने जैक को उलझन में डाल दिया, जब तक कि उसे खुद ये एहसास नहीं हुआ कि वो ये सब सुनते हुए मुस्कुरा रहा था। वो उस लड़के के बगल में बैठ गई और चहकते हुए पूछने लगी कि क्या वो उसे नहीं बताएगा, क्योंकि वो सचमुच बहुत बोर हो रही थी। मगर उसने मना कर दिया और कहा कि ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस उसने जो सुना उसके मुताबिक मार्केस घराने का तीसरा छोटा मालिक एक नंबर का बेवकूफ है। और उसने कबूल किया कि वो उनकी बातें छिपकर सुन रहा था, जिस पर उस महिला ने कहा कि लोग ऐसे ही होते हैं, वो हर चीज का अंदाजा सिर्फ अफवाहों के दम पर लगा लेते हैं। फिर उसने पूछा कि जब दूसरों को परखने की बात आती है तो वो खुद क्या सोचती है। मुस्कुराते हुए उस महिला ने समझाया कि वो चीजों को खुद अपनी आंखों से देखने के बाद ही परखती है, क्योंकि अफवाहें तो बस अफवाहें होती हैं। लड़के ने पलटकर जवाब दिया कि कभी कभी अफवाहें सच भी हो सकती हैं, जिस बात से वो भी सहमत थी। लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि तभी जैक ने पाई का एक टुकड़ा उठाया और उसमें एक बड़ा सा निवाला लिया, बड़े चाव से। ये उतनी शानदार नहीं थी जैसी उसके पटलर बनाया करते थे, लेकिन फिर भी इसका स्वाद लाजवाब था। उस महिला ने फैसला किया कि वो इस बात को यहीं खत्म कर दे और कहा कि ये तो बस उसकी अपनी सोच थी। लेकिन अगर वो मार्केस घराने का तीसरा छोटा मालिक अफवाहों के मुकाबले दिखने में इतना आकर्षक था, तो उसे नहीं लगता कि वो अफवाहें सच थीं। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगा कि हीरो की जिंदगी मुश्किल थी, तो जरा सोचिए उसकी पूरी कहानी एडिट करने वाले की क्या हालत हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक क्लिक हमें और भी शानदार कहानियां लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस कहानी का सबसे खतरनाक, सबसे कमीना या सबसे ओपी किरदार आपको कौन लगा। चलिए, अब अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए।